ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। आज भारत के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगे हैं। और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? अच्छा, वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है, मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? हम जो है बाकी दुनिया को हम लोन देना शुरू कर देंगे। इमरान खान के मिनिस्टर्स तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। जैसे दानिश्वरों पे और स्कॉलर्स पे लानत। उधर की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा है। अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग। It takes only a few decades for a nation, वरना now and never है। 5.73 ट्रिलियन ये बन गया आपका। आप किसी को क्या देने की सलाहियत रखते हैं? किसी से खरीदने की क्या सलाहियत है आपके पास? बिजनेस तो वहां कैसे होगा? इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिग्गज अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। इस नए अत्याधुनिक कैंपस का नाम बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC रखा गया है। ये कैंपस कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनाली में स्थित है। 43 एकड़ में फैला यह कैंपस अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन पर बना है। हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में बना यह कैंपस भारत में G1 स्टार्टअप, निजी और सरकारी परिवेश के साथ साझेदारी के लिए एक आधारशिला बनेगा। बोइंग का यह सेंटर वैश्विक वैमानिकी एवं रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। आज भारत के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है, बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसके वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर।
अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीएए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे, 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीवी पे जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवानहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स के बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो। ठीक है जी। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले ही मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को कैश करना है? तो मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? अच्छा वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है, मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? उधर की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा है। ग्रेड 22 के अफसर थे, उन्होंने कहा हम तो सोच भी नहीं सकते जो जैसे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते इस लाइफ को। तो काजी साहब तनख्वाह है आपकी 3 लाख, कोई तो आगे आके अखराज आता 30 लाख, तो फिर ये कमीशन ही चलेगी ना।